सो हाय स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से द हिंदू बेस्ड वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके द हिंदू ट्यूटोरियल के डायरेक्टली पिक्ड वर्ड्स हैं, एंड द सेंटेंसेस जो आपके द हिंदू ट्यूटोरियल के डायरेक्टली पिक्ड सेंटेंसेस हैं, राइट? सो विल स्टार्ट विद द सेशन. विल सी द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे. So the first word for today is incipient. Incipient जो word है, incipient जो word है बच्चे, वो किसी भी sentence में adjective के sense में use करी जाती है, right? We use the sentence in the sense of adjective in any sentence. We use this word in the sense of adjective in any sentence which means something which is beginning to happen or develop. मतलब किसी भी particular चीज का initial stage जो बिल्कुल starting phase होता है, हम उसको define करते हैं with the word incipient, right? अब देखो इसको sentence में कैसे use किया गया है. India's engagement with both BIMSTEC and SCO, which India joined as an observer in 2005. इंडिया का जो engagement है, जो involvement है हमारे बिम्स्टेक के साथ या फिर एससीओ के साथ. एससीओ जानते हो क्या होता है? एससीओ है हमारा शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो इसके साथ जो हमारा इंडिया ने इनके साथ इन्वॉल्व हुए हैं, जो इन्होंने इसको ज्वाइन किया था एज ऑब्जर्वर इन 2005 में उन्होंने इस पर्टिकुलर इसको ज्वाइन किया था एज एन ऑब्जर्वर. इज एट अ प्रॉमिसिंग बट इंसिपिएंट स्टेज. वो अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टेज पे है, लेकिन वो बिल्कुल बिगिनिंग है. मतलब दैट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर organization. After its formation in 1997, BIMSTEC made very little progress and did not even have a fully working secretariat until recently. और ये कहा जा रहा है कि जब उसका फॉर्मेशन हुआ था 1997 में, जब आपका बिम्स्टेक फॉर्म हुआ था 1997 में, उस समय से लेकर अब तक उसने बहुत लिटिल प्रोग्रेस किया है. उसमें बहुत कम प्रोग्रेस ऑब्जर्व किए गए हैं और यहाँ तक भी देखा गया है कि अभी तक उसके पास पूरी तरीके से वर्किंग सेक्रेटेरिएट भी नहीं है, राइट? सो दैट इज द मीनिंग फॉर दिस सेंटेंस. यहाँ पर इंसिपिएंट क्या डिफाइन कर रहे हैं? यहाँ पर इंसिपिएंट डिफाइन कर रहा है बिगिनिंग फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, right? So that is the meaning for this sentence. Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So synonym for the word is nascent. What do you mean by the word nascent? Nascent basically defines like something which is beginning to display. Fine. Now the next word is rudimentary. Rudimentary का मतलब क्या होता है? Elementary. Again the initial phase, the starting phase of any particular thing. तो ये दोनों word को हम synonym consider कर सकते हैं. And the antonym for the word is full blown, end and consequences. Right? कोई भी चीज जो बहुत अच्छे तरीके से blow हो चुकी है, जो जो अपने जो बहुत फेमस हो चुकी है, जो अपना खिल चुकी है, राइट? दैट इज नॉट द इनिशियल स्टेज, वो अब उसका एंडिंग रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है. तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज द एंटोनिम फॉर द वर्ड, राइट? सो आई होप दिस वर्ड इज आल्सो क्लियर टू यू ऑल. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड. So the next word for today is bragging. Bragging जो word है बच्चे, वो adjective के सेंस में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है excessively proud and boastful talk about one's achievement or possession. मतलब आप खुद के अचीवमेंट के बारे में, खुद के possessions के बारे में बहुत प्राउडली या बहुत बोस्टफुली का मतलब क्या? अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप उसकी के बारे में जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड ब्रेजिंग, राइट? अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. द आईसीसी वर्ल्ड कप रिमेन्स द लास्ट वर्ड ऑन क्रिकेट्स हायरार्की. जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वो क्रिकेट की हायरार्की में हमेशा से लास्ट वर्ड बन के रहा है. देयर आर मल्टीपल रैंकिंग्स लिंक्ड टू द गेम्स फॉर्मेट ranging from 5-day test to averaged 2020s.
बोल रहे हैं वहां पर बहुत, मतलब वहां पे जो भी टीम खेल रही है उनको मल्टीपल रैंकिंग दिया जा रहा है, वहां पे उनको बहुत तरीके से चेक करा जा रहा है, जो उसके उस गेम के फॉर्मेट में ही लिंक्ड है, और उसका रेंज क्या है, 5 डे टेस्ट मैच का, 5 डे जो आपका टेस्ट मैच होता है, और वो फिर बढ़कर, मतलब वो फिर धीरे 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 करके छोटा, एवरेज का मतलब क्या होता है, शॉर्टेंड, वो फिर छोटा होकर 2020 तक जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू ब्रीजिंग राइट्स, लेकिन फिर जब वहां पर बात आती है अपने राइट्स के बारे में बात करने की, अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूट्स द बेस्ट स्क्वाड, कि वहां पर सबसे अच्छा स्क्वाड किसका है, इट इज एसेंशियल टू हैव वॉन द वर्ल्ड कप। लेकिन उसके बाद भी अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी टीम का सबसे अच्छा स्क्वाड है, तो उसके लिए अभी तक भी सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा एसेंशियल यही है कि आखिर वर्ल्ड कप किसने जीता है। डिबेट्स वैनिश, बहुत सारी ऐसी डिबेट्स हैं जो खत्म हो चुकी हैं, एंड द चैंपियन यूनिट इज अलाउड इट्स स्वैगर, और जो चैंपियन यूनिट है, जो वर्ल्ड कप जीतते हैं, वो हमेशा अपने स्वैगर में रहते हैं। स्वैगर इज बेसिकली आप जो एरोगेंस, जो कॉन्फिडेंस के साथ आपका एक जो बिहेवियर है, जस्ट ड्यू टू यू हैव अचीव्ड समथिंग, वो स्वैगर आपको वो चैंपियन यूनिट को ही मिलता है जो वर्ल्ड कप जीते होते हैं, राइट? So that is the meaning for the sentence here. Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So synonym for the word is gloat. Gloat का मतलब क्या होता है? Gloat is basically कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अब आपकी खुशी की वजह क्या है? आपकी खुशी की वजह ये है कि आपने खुद कुछ अचीव किया है, आपको खुद सक्सेस मिली है, या फिर आप दूसरों के गिरने की वजह से, अच्छा वो टीम हार गई तो आप उसके हारने की वजह से खुश हो रहे हैं, then that is also gloating. Now next word is what? Next word is bluster. ब्लस्टर का मतलब क्या होता है? ब्लस्टर का मतलब होता है अगर आप बहुत लाउड या अग्रेसिव वे में अपनी बात कर रहे हैं तो, राइट? सो इन दैट सेंस वी कैन कंसीडर दीज टू वर्ड एज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड, एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज कंसील एंड हाइड। जहाँ पर आप चीजों को छुपा कर रख रहे हैं, आप उसको सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम उसको एंटोनिम कंसीडर कर सकते हैं फॉर द वर्ड, right? So I hope this word is also clear to you all. Now we'll be talking about the next word. So the next word for today is prodding. Prodding जो word है बच्चे, वो आपका verb के sense में use होता है किसी भी sentence में, जिसका मतलब होता है stimulate or persuade someone who is reluctant or slow to do something. मतलब ऐसा कोई इंसान जो बहुत आलसी है, ठीक है, मान लिया, या ओके संतोष, ऐसा कोई इंसान जो बहुत आलसी है, राइट? अगर आप उसको पुश कर रहे हैं, अगर आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो किसी काम को करे, ठीक है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड प्रॉडिंग। हम बोलते हैं ना, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं हम उसको पुश करके, ठीक है, तो अगर हम जबरदस्ती कोई काम पुश करके करवा रहे हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड प्रॉडिंग, राइट? अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। आफ्टर कंसिडरेबल हेजिटेशन, जो कंसिडर्ड हेजिटेशन है, इतना हम बेयर कर सकते हैं, उस हेजिटेशन और प्रॉडिंग के बाद, प्रॉडिंग का मतलब उसको स्टिमुलेट करने के बाद, द गवर्नमेंट डिसाइडेड सम ईयर बैक टू पुट ऑल टैबुलेशंस एंड द प्राइमरी डेटा ऑन ओपन एक्सेस। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कुछ साल पहले कि वो क्या करेगी, वो सारे टैबुलेशंस को या फिर जो उसके प्राइमरी डेटा है उसको वो क्या करेगी, वो ओपनली शो करेगी, स्पेशली टू अकेडमिक एंड अदर इंटरेस्टेड यूजर्स। और वो किसको शो करेगी? स्पेशली उनको शो करेगी जो अकेडमिक से बिलोंग करते हैं या फिर दूसरे इंटरेस्टेड यूजर्स हैं। This decision has stimulated and facilitated the use of these data for intensive analysis or by numerous researchers. और ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन ने स्टिमुलेट किया है, फोर्स किया है और फैसिलिटेट किया है कि जो ये यूज ऑफ डेटा है फॉर इंटेंसिव एनालिसिस, इंटेंसिव का मतलब क्या है, थॉरो एनालिसिस, ये जो डेटा है उसके थॉरो एनालिसिस के लिए उसको क्या जरूरत है, बहुत सारे न्यूमरस रिसर्चर्स ने उसको डिसाइड किया है कि ये काम करना, ये फैसिलिटेट करना इज अ गुड ऑप्शन, राइट? So that is the meaning for the sentence here.
So that is the meaning for the sentence here. Now we'll be talking about synonyms and antonym. So synonym for the word is prompt. Prompt का मतलब क्या होता है? So prompt basically defines जहां पर आप किसी को encourage कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, right? You are encouraging someone to do something, that is prompt. Next word is what? Encourage. Next word is what? Next word is encourage. Encourage का मतलब क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज इनकरेज. सो इनकरेज का भी मतलब है कि आप किसी को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज डिस्करेज. डिस्करेज का मतलब क्या होता है? डिस्करेज इज बेसिकली आप जब किसी को स्टिमुलेट नहीं कर रहे, आप किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं. और डिसुएड जो वर्ड है, डिसुएड वर्ड को भी हम डिस्करेज के सेंस में ही यूज करते हैं. जहाँ पर अगेन आप किसी को कोई काम करने से रोक रहे होते हैं तो हम उसको भी एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं फॉर दी वर्ड. Right? So I hope ये word भी आप सबको clear है. Prodding, right? Now we'll be talking about the next word. So the next word for today is dissemination. Dissemination word का मतलब क्या होता है? Dissemination जो word है बच्चे, वो आपका noun के sense में use होता है किसी भी sentence में, जिसका मतलब होता है the action or fact of spreading something, specially information widely. मतलब ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं जहाँ पर आप कोई भी piece of information है, ठीक है, कोई भी जानकारी की जो चीज है वो आप हर जगह हर किसी को बता रहे हैं और आप उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड डिसेमिनेशन, राइट? अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. The existing institutional arrangement in which the NSC as a professional body independent of government, जो हमारा existing institutional arrangement है जिसमें कि एनएससी का मतलब क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जिसमें कि हमारा एनएससी आता है, वो एक प्रोफेशनल बॉडी की तरह जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है. इट इज बिहेविंग देयर एज प्रोफेशनल बॉडी who is independent of government, has not only functioned smoothly, उसने ना सिर्फ स्मूथली काम किया है but also commands confidence and respect both within the country and abroad must be maintained. उसने ना ही सिर्फ कंट्री के अंदर स्मूथली काम किया है और उसने कॉन्फिडेंस और वो रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और रेस्पेक्ट दोनों गेन किया है कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, और उसको वो मेंटेन करने की भी कोशिश कर रहा है. Any attempt or even a suggestion that it's substantive work, कोई भी attempt या फिर suggestion कि उन्होंने जो भी फर्म डिसीजन लिया है रियलिटी में विच इज सो इम्पोर्टेंट, तो जो उनका ये इम्पोर्टेंट टास्क है उसके लिए कोई भी अटेम्प्ट या सजेशन, पब्लिकेशन एंड फ्री डिसेमिनेशन ऑफ डेटा, उस सब्सटेंसिव वर्क का पब्लिकेशन या उसका फ्री स्प्रेडिंग डेटा का आर सब्जेक्ट टू द डिपार्टमेंट्स अप्रूवल. वो एक ऐसा काम है जिसके लिए उस डिपार्टमेंट के अप्रूवल की जरूरत है. will hugely dent the credibility of the Indian statistical system. और वो क्या करेगा? वो बहुत बुरी तरीके से हमारे इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे दाग लगाएगा, धब्बा लगाएगा, राइट? So that is the meaning for this sentence here. Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So synonym for the word is dispersion, proclamation. डिस्पर्शन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर यूनिट से आप चारों तरफ फैल रहे हैं तो हम उसको डिस्पर्शन कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्लामेशन. प्रोक्लामेशन का मतलब क्या है? कि आप पब्लिकली कोई इंपॉर्टेंट मैटर, कोई इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस कर रहे हैं ताकि वो हर किसी को पता चल सके. पहला देखो क्या है कि वाई कि एक सोर्स से कई सारी चीजें बाहर निकल रही हैं,
तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको डिस्पर्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्लेमेशन। सो प्रोक्लेमेशन क्या डिफाइन करता है, प्रोक्लेमेशन ये डिफाइन करता है कि आप पब्लिकली चीजों को बता रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। और एंटोनिम क्या हो सकता है, जब आप बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उसको छुपा रहे हैं, आप उसको ढक के रख रहे हैं, तो हम उसको एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं। तो कंसील और हाइड का मतलब ही होता है ढक कर रखना। सो दैट बिहेव्स एज द एंटोनिम फॉर द वर्ड, right? So I hope this word is also clear to you all. Now we'll be talking about the next word. So the next word for today is onerous. Onerous जो word है बच्चे, वो आपका adjective के sense में use होता है किसी भी sentence में, जिसका मतलब होता है कि ऐसा task या responsibility जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा effort या मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड ऑनरस। आप जैसे कि पिक्चर में भी देख सकते हैं, पिक्चर में भी वो दिखा रहा है ना कि वो काम करने में उसको कितना एफर्ट लग रहा है। तो ऐसा कोई भी काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप उठा रहे हैं और आपको उसको करने में बहुत मेहनत लग रही है, तो हम उसको ऑनरस से डिफाइन कर सकते हैं, राइट? अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, अनलेस दीज एरियाज सी रिफॉर्म। जब तक ये जो एरियाज हैं जिसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है उसमें रिफॉर्मेशन नहीं होंगे, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज आर अनलाइकली टू बी ग्लोबली कम्पिटिटिव। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पार्ट है वो कभी भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकती, राइट? Legislative powers over factor markets, particularly land and labor, are divided between center and state. जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स में, मार्केट के फैक्टर्स में, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो लैंड और लेबर के मामले में वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट है। Therefore, comprehensive reform requires both levels of government. और इसी वजह से अगर हमें उसमें कोई भी, हम सारे एस्पेक्ट्स को नजर रखकर अगर हम उसमें कोई भी रिफॉर्मेशन करवाना चाहते हैं, कोई भी जरूरी चेंजेस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है ताकि वो एक साथ आकर वहां पर काम कर सके एंड रिमूव ऑनरस रेगुलेशंस। और वहां पर वो ऐसे रेगुलेशंस को रिमूव कर सके जहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ रही है, राइट? So that is the meaning for the sentence here. Now we'll be talking about what? Synonyms and antonym. So synonym for the word is oppressive. Oppressive का मतलब क्या होता है? Harsh and authoritarian treatment. जहाँ पर आप सोचो कि आप इतना डिफिकल्ट टास्क कर रहे हैं, अब वहाँ पे बोल सकते हैं ना कि आपके साथ बहुत ज्यादा हार्शली बिहेव किया गया है, ठीक है? तो ऑपरेसिव को हम नियर सिनोनिम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब है कि ऐसा कोई टास्क जो जरूरत से ज्यादा टायरिंग है, जो बहुत ज्यादा थकाने वाला है, तो हम उसको सिनोनिम कंसीडर कर सकते हैं फॉर द वर्ड। एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज इजी एंड एफर्टलेस। जहाँ पर कोई भी काम करने में आपको कोई भी मेहनत नहीं लग रही, जो आसान है, हम उसको फिर एंटोनिम कंसीडर कर सकते हैं फॉर द वर्ड ऑनरस, right? So I hope this is also clear. Now we'll be talking about the next word. So the next word for today is poignant. Poignant जो word है बच्चे, वो आपका adjective के sense में use होता है किसी भी sentence में, जिसका मतलब होता है evoking a keen sense of sadness or regret। जहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं या आप किसी भी particular काम से बहुत ज़्यादा regretted हैं। आपको कोई काम, आप किसी चीज में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड पोइग्नेंट, राइट? अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। 15 years ago when Sonia Gandhi, good evening Akhtar, 15 years ago when Sonia Gandhi announced that she won't stake claim for the post of prime minister। 15 साल पहले जब सोनिया गांधी ने अनाउंस किया कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए वो कभी भी क्लेम नहीं करेंगी, मेनी सीनियर पार्टी मेंबर्स वेप्ट। बहुत सारे जो सीनियर पार्टी मेंबर्स थे वो दुखी हो गए एंड मेड पॉइग्नेंट अपील्स टू रिकंसिडर हर डिसीजन। और उन्होंने बहुत दुखी होते हुए, बहुत सैडली, बहुत रिग्रेट फील करते हुए उन्होंने उनसे अपील किया
उन्होंने उनसे अपील किया कि वो अपने खुद के डिसीजन को वो दोबारा से कंसिडर करें। हाउ कुड अ नॉन फैमिली मेंबर टेक द टॉप ऑफिस? वो कह रहे कैसे कोई एक जो फैमिली मेंबर नहीं है, फैमिली मेंबर का पार्ट भी नहीं है, वो उस ऑफिस का सबसे टॉप पोजीशन होल्ड करता हो, राइट? स्टेक का मतलब होता है ना कि आपका, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में आपका बेसिकली आप थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानते हैं अक्सर। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर आप हर कंपनी का अपना एक स्टेक होता है, उसका उसका अपना एक हम कह सकते हैं कि उसका फाइनेंशियल मार्केट में उसका अपना एक बिजनेस होता है, ठीक है। उस बिजनेस को उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए, या फिर हम बोलते हैं ना कि हम उसमें मेरा उसमें कोई भी हक नहीं है, मेरा उसमें कोई भी स्टेक नहीं है, ठीक है। तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि वो उसमें कभी भी अपना हक जताने की, उसमें कभी भी उसमें उस पर्टिकुलर चीज में, उस पर्टिकुलर पैसे में, उस पर्टिकुलर पोजीशन में वो कभी भी अपना हक जताने की कोशिश नहीं करेंगे। यस, सो या बिल्कुल, दैट इज रिलेटेड टू स्टेक होल्डर ओनली। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में उनके खुद के भी कुछ पैसे इन्वॉल्व है, फाइन। तो हम वहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो बिजनेस या मनी से रिलेटेड है स्टेक, फाइन। सो आई उसके बाद अब हम बात करते हैं सिनोनिम और एंटोनिम का। सो सिनोनिम फॉर द वर्ड इज मोurnful। मोurnful का मतलब क्या होता है? मोurnful का मतलब होता है दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड इज wretched। wretched का मतलब होता है इन अ वेरी अनहैप्पी स्टेट, जहाँ पर हम बहुत ज्यादा दुखी स्टेट में हैं, तो हम उसको सिनोनिम कंसिडर करते हैं। एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज cheerful एंड हैप्पी, जहाँ पर हम खुश हैं, हम cheerful हैं, तो हम उसको एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं फॉर दी वर्ड, राइट। सो आई होप ये वर्ड भी सबको क्लियर है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज जेनोफ्लेक्शन। जेनोफ्लेक्शन जो वर्ड है बच्चे, वो आपका नाउन के सेंस में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। जेनोफ्लेक्शन इज बेसिकली जब हम अपने घुटनों पर बैठकर, ठीक है, जहाँ पर हम अपना एक नी जो है हम उसको बेंड कर कर किसी के सामने झुकते हैं एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हम सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं, ठीक है। या तो वो भगवान हो या कोई भी है जो भी आपसे बड़ा है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं, आप अपने घुटने पे बैठे हुए हैं उसके लिए, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड जेनोफ्लेक्शन। उस पोजीशन को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं विद द वर्ड जेनोफ्लेक्शन, राइट। अब देखो इस सेंटेंस में उसको कैसे यूज किया गया है। इट हैज प्रूव टू बी इम्यून टू द डायनेस्टी इन्फेक्शन। वो कह रहे हैं कि डायनेस्टी में जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है, उस इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं, ऐसा प्रूव किया गया है। But genuflection is the defining feature of the ruling party's culture, indeed of all parties. लेकिन अगर हम झुक कर रहें तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है, ये एक नोन फीचर है सारे ही रूलिंग पार्टी कल्चर का। अगर हम उसमें से इंडीड ऑफ ऑल पार्टीज का मतलब क्या है? मतलब आपने जो ऑलरेडी कहा, हम उसी पर्टिकुलर चीज को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम सारे पार्टी में कंसिडर करें तो भी इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, फॉर द रूलिंग पार्टी कल्चर। द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ 1985, जो एंटी डिफेक्शन लॉ बना था 1985 में, played the most critical role in making the representative of people subservient to the bosses and managers in all parties। कहने का मतलब क्या है कि वहां पर जब एंटी डिफेक्शन लॉ बना था 1985 में, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले किया था किस पर्टिकुलर चीज में, वहां पे वो रिप्रेजेंटेटिव बनाने में पीपल के लिए, जो वहां पे सबसर्विएंट, मतलब वो जो उसको फॉलो करेंगे, जो उनके बॉसेस को या मैनेजर्स को, सारे पार्टीज के बॉसेस को या मैनेजर्स को बिना कोई क्वेश्चन के, बिना कोई बोलते हैं ना कि हम चुपचाप आपका पालन करेंगे, आप जो बोलेंगे हम चुपचाप उसको ही ओबे करेंगे, ठीक है। तो वहां पर वैसे सबसर्विएंट पीपल को रिप्रेजेंट किया गया था, right? So that is the meaning for the sentence here. Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So synonym for the word is bow and courtesy. Bow is what? Bow is basically झुककर सलाम करना, courtesy is the same thing. तो ये दोनों को हम synonym consider कर सकते हैं. And the antonym for the word is blasphemy.
ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ब्लास्फेमी इज बेसिकली कि जहां पर कोई भी होली चीज मतलब जो भी पूजनीय हम जिसको मानते हैं या भगवान को, हम ऐसे लोगों के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगर हम उनके लिए कुछ गलत कह रहे हैं, हम उनके लिए कोई अगर हम उसके लिए कुछ गलत कहने की या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड ब्लास्फेमी, राइट? तो वो ऑब्वियसली आपका इसका एंटोनिम की तरह बिहेव कर सकता है ना? तो ब्लास्फेमी बिहेव्स एज द एंटोनिम फॉर द वर्ड, राइट? ओके, अगर आप पूछ रहे हैं कि एलिवेट और लेविटेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? मान लो कि कोई भी काम है, दैट काम एलिवेटेड, ठीक है, दैट वर्क एलिवेटेड, मतलब वो वर्क को हम राइज करवा रहे हैं, वो वर्क को हम प्रोग्रेस में ला रहे हैं, ठीक है? लेविटेट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को लेविटेट बेसिकली डिफाइंस कि आप ना कोई मैजिकल पावर से, या एलिवेट इज टू रेज, दैट इज करेक्ट, बट लेविटेट का मतलब, लेविटेट जो वर्ड है ना, वो आपका मैजिकल पावर डिफाइन कर रहा है, मतलब हम उसको उस सेंस में यूज करते हैं कि आप किसी चीज को हवा में ऊपर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके पास कोई मैजिकल पावर है, समथिंग विच इज सुपरफिशियल, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड लेविटेट। दोनों वर्ड में फर्क है, फाइन? So I hope ये word भी clear है. Now we'll be talking about the next word. So अगर आपको समझ में आ गया elevate और levitate के बीच का difference? Okay. Now we'll be talking about sycophants. So sycophants जो word है वो आपका noun के sense में use होता है किसी भी sentence में, जिसका मतलब होता है a person who acts obsequiously towards someone important in order to gain advantage. कहने का मतलब क्या है कि ऐसा इंसान जो जो ऑब्सिक्वेसली मतलब जो आपको फॉलो कर रहा है कोई भी towards someone important in order to gain advantage, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको फॉलो करेगा, आप इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो आपको फॉलो कर सकता है और आपको फॉलो करने से उसको एडवांटेज मिलेगा, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड साइकोफैंट, राइट? अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। ओबेसेंस रिप्लेस्ड आर्गुमेंटेशन, कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, पहले हम जो भी बोला जाता था हम उसको ओबे करते थे। यहाँ पे ओबेसेंस का मतलब है जहाँ पर झुककर हम किसी की बातों को मान रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, फाइन? तो ये जो ओबेसेंस है वो अब धीरे धीरे करके आर्ग्यूमेंटेशन में बदल गया है। अब हम इतना चुपचाप किसी की बातों का पालन नहीं करते, अब हम वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनसे पहले चीज़ों को समझते हैं, अगर वो करेक्ट लगता है तो करेक्ट है, तब अगर वो गलत लगता है तो हम नहीं करते, राइट? तो वही यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ओबेसेंस रिप्लेस्ड आर्ग्यूमेंटेशन, द कंसिक्वेंसेस आर फॉर ऑल टू सी, और उसका जो रिजल्टेंट है वो हर कोई देख सकता है। जवाहरलाल नेहरू had his admirers, जवाहरलाल नेहरू जो है उनके खुद के एडमायरर्स है। इंदिरा गांधी साइकोफैंट्स, इंदिरा गांधी के साइकोफैंट्स हैं। इंदिरा गांधी के भी ऐसे पर्सन्स हैं जो उनको चुपचाप फॉलो करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो अगर इंदिरा गांधी को फॉलो करेंगे तो उनको उससे फायदा मिलेगा, ठीक है? तो जवाहरलाल नेहरू के एडमायरर्स हैं लेकिन इंदिरा गांधी के साइकोफैंट्स हैं, राइट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज भक्ट्स, और अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, अब उनके जो है उनके भक्ट्स हैं, ऐसा बोला जा रहा है। इट टुक सम टाइम दो, वो कह रहे हैं इसको ऐसा करने में थोड़ा टाइम लगा। इन द वाजपेयी अडवाणी एरा, जो वाजपेयी और अडवाणी का टाइम था, उनका जो एरा था, देयर वॉज अ हाई कमांड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमांड था। नाउ देर आर कमांडिंग हाइट्स ऑफ पॉलिटिक्स, और अब क्या है, अब जो पॉलिटिक्स की हाइट्स है ना वो कमांड कर रही है, राइट? समझे इस पॉइंट को क्या डिफाइन कर रहा है कि वाजपेयी और अडवाणी के एरा में बहुत ज्यादा हाई कमांड था, लेकिन अब पॉलिटिक्स उस हाइट तक पहुंच चुकी है कि वो कमांड कर रही है, राइट? सो दैट इज द मीनिंग फॉर द सेंटेंस हियर।
Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So synonym for the word is fawner. Fawner का मतलब क्या है कि मतलब हम आपकी वहाँ पे बोलते हैं ना चापलूसी करना, आपको जिससे फायदा नजर आ रहा है आप उसकी फ्लैटरी कर रहे हैं, आप उसकी चापलूसी कर रहे हैं, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड फॉनर। तो फॉनर तो आपका सिनोनिम होता ही है ऑब्वियसली सेंटेंस का। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? नेक्स्ट वर्ड इज स्पैनियल। स्पैनियल का मतलब क्या है? स्पैनियल अगेन से डिफाइन कि आप किसी को ओबे कर रहे हैं, किसी के पीछे पीछे चल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको उसमें अपना फायदा नजर आ रहा है, राइट? तो ये दोनों वर्ड हमारा सिनोनिम की तरह बिहेव करता है। एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज डेटरिंग। डेटरिंग का मतलब ये है कि आप किसी, देखो डेटरिंग जो है ना वो एडजेक्टिव्स है, ठीक है? अब यहाँ पर हम इसको नियर सिनोनिम कंसीडर कर सकते हैं साइकोफैंट्स के। सो डेटरिंग ये डिफाइन कर रहा है कि आप किसी काम को करने से रोक रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि उसका कंसिक्वेंसेस गलत हो सकते हैं, या आप उसको बता रहे हैं कि इसका कंसिक्वेंसेस गलत है इसीलिए आप ये काम ना करो। तो वहां पर रुकावट की बात आ गई ना, तो हम उसको एंटोनिम कंसीडर कर सकते हैं डिस्गस्टिंग। जहां पर आपको वो काम अच्छा ही नहीं लग रहा, आपको वो डिस्गस्टिंग लग रहा है, तो हम उसको भी एंटोनिम कंसीडर कर सकते हैं, राइट? सो आई होप ये वर्ड भी क्लियर है सबको। अगर किसी भी वर्ड में कोई डाउट हो, कुछ भी जो ना समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, दीज वर दी वर्ड्स फॉर टुडे। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। किसी भी वर्ड में कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। For now, for today, we are ending our session here. We will meet on Saturday, same time. Till then, thank you everyone and take care.